ये कहानी है नीरज की, जिसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और नीरज पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसीलिए वो एक ढाबा चलाकर अपना और अपनी माँ का गुजारा चला रहा था। नीरज की माँ लीला भी ढाबा चलाने में उसकी मदद किया करती थी। नीरज, चूल्हा जलाने को एक भी लकड़ी नहीं बची है, मैं खाना कैसे बनाऊं? परेशान मत हो माँ, मैं अभी जंगल जाता हूँ और ढेर सारी लकड़ियां काट कर ले आता हूँ। फिर दोनों मिलकर फटाफट खाना बना लेंगे। नीरज फौरन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। नीरज के ढाबे पर हर रोज गांव के कई लोग खाना खाने आते थे, लेकिन फिर भी नीरज की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि गांव में कमाई से ज्यादा लागत थी। यही वजह थी कि उसे चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थी। अब हाँ, इस पेड़ पर काफी लकड़ी है, इसी से शुरू करता हूँ। मेरे पंख, कोई बचाओ, कोई है, कोई तो मेरी मदद कर दो। अरे, ये आवाज तो किसी लड़की की लगती है। लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। नीरज उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि वहां पर एक परी जैसी दिखने वाली लड़की थी, जिसके पंख कांटों भरी झाड़ी में फंसे हुए थे। ये देखो, क्या शौक चढ़ा था तुम्हें ये परी वाले कपड़े पहनकर यहाँ जंगल में घूमने का? देखो, फालतू की मुसीबत मोल ले ली ना। रुको, मैं अभी इन नकली पंखों को काटकर तुम्हें इन झाड़ियों से अलग करता हूँ। नहीं, मेरे पंखों को हाथ भी मत लगाना तुम। ये नकली नहीं है, ये मेरे असली पंख हैं और मैं एक असली परी हूँ। उस परी की बात सुनकर नीरज चौंक गया। गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो पंख वाकई असली थे, क्योंकि कांटों में फंसे होने की वजह से उनसे काफी खून बह रहा था। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हारे पंखों को नहीं काटूंगा, पर देखो, मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही होगी। मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ झाड़ियों को काटने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? उस परी ने नीरज पर भरोसा किया और फिर नीरज ने बड़े ही ध्यान से उन सारी कटीली झाड़ियों को काट दिया। अब वो परी आजाद थी, लेकिन उसके पंख बुरी तरह से घायल थे। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम नीलम है और मैं परीलोक से यहाँ तुम्हारी दुनिया देखने आई थी, पर पता नहीं कैसे यहाँ फंस गई। मेरा नाम नीरज है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो अब तुम अपने परीलोक वापस चली जाओगी ना? मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकती, जब तक मेरे पंख बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। मुझे यहाँ तुम्हारी दुनिया में ही रहना होगा। क्या तुम मुझे कोई सुरक्षित जगह बता सकते हो जहाँ मैं रह सकूं? तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। हम दोनों मिलकर अपने घर के बाहर ही एक ढाबा चलाते हैं। बस मैं थोड़ी सी लकड़ियां काट लूं, फिर हम चलते हैं। पर लकड़ियां तो तुम काट चुके हो, वो देखो। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां लकड़ियों का एक मोटा गट्ठर रखा हुआ था, जिसे देखते ही नीरज समझ गया कि असल में ये नीलम का जादू ही था। तो तुम जादू भी कर सकती हो, पर एक बात बताओ, तुमने खुद को आजाद करने के लिए जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और अभी भी तुम अपने पंखों को जादू से ठीक क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि हम परियां सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती हैं, खुद के लिए नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ के पास तुम्हारे पंखों को जल्दी से जल्दी ठीक करने का कोई ना कोई नुस्खा जरूर होगा। नीरज उस परी को लेकर अपने घर पहुंचा और फिर अपनी माँ को उसके बारे में सब कुछ बताया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, मैं अभी कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर एक लेप बना देती हूँ। उसके इस्तेमाल से तुम्हारे पंख कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया माँ जी। लीला के बनाए जड़ी बूटी के लेप से नीलम के पंख बहुत तेजी से ठीक होने लगे, लेकिन नीरज के हालात हर बीतते दिन के साथ और भी खराब होते जा रहे थे। ये कैसी दाल मखनी है भाई? है? मक्खन का तो नामो निशान भी नहीं है इसमें। मक्खन कहाँ से डालो भाई साहब, यहाँ गांव में खाने का दाम बहुत कम है। थोड़ा भी दाम बढ़ाओ तो लोग खाने से ही मना कर देते हैं। ये सब बहाने हैं, साफ बात है भाई, खाने में स्वाद तो माल मसाले से ही आता है। अगर वही नहीं डालोगे तो फिर तुम्हारे ढाबे पर आने का क्या फायदा? सादी दाल तो घर में भी खाने को मिल जाती है। नीरज मजबूर था, वो चाहकर भी अपनी लागत को नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि उसके लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। अरे नीरज, क्या हुआ बेटा? क्या बोल रहा था वो आदमी? बस माँ, और क्या बोलेगा, दाल मखनी में मक्खन ढूंढ रहा था, नहीं मिला तो नाराज हो गया। लगता है अब फिर कभी अपने ढाबे पर खाने नहीं आएगा। नहीं आता है ना आए, भाड़ में जाए।
तू अपना दिल छोटा मत कर बेटा, ये गांव के लोग हैं ही ऐसे, हर कोई उधार खाकर जाता है, ऊपर से इन्हें दाल में मक्खन भी चाहिए। नहीं माँ, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, वरना हमारा ढाबा बंद हो जाएगा। नीरज के चेहरे पर हताशा और मायूसी साफ दिख रही थी, साथ ही चिंता भी। उसकी माँ लीला भी उदास होकर अपनी बहन से मिलने उसके घर चली गई, क्योंकि उसके पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। लेकिन वहां कोई था जो सही मायने में नीरज और लीला की मदद कर सकता था। ये दोनों कितने परेशान हैं, और नीरज तो मेरे जादू के बारे में जानता भी है, लेकिन फिर भी इसने मुझसे मदद नहीं मांगी। इतनी परेशानी में भी इन दोनों ने मेरी मदद की, तो मुझे तो इनकी मदद करनी ही होगी। नीलम परी के पंख अब बिल्कुल ठीक थे, वो परीलोक वापस जा सकती थी, लेकिन उससे पहले उसने नीरज की मदद करने का फैसला किया। तो ये है वो दाल मखनी, ठीक है, तो ये गया इसमें ढेर सारा मक्खन। बस इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ और भी करना चाहिए। नीलम परी ने उस दाल मखनी के बर्तन पर अपना जादू कर दिया और फिर वहां से चुपचाप वापस अपने परीलोक चली गई। फिर कुछ देर बाद, अरे भाई, कोई है क्या यहाँ? खाना मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, आइए बैठिए, दाल मखनी और रोटी बिल्कुल तैयार है, बस मैं अभी लेके आया। नीरज खाना लेने ढाबे के अंदर गया। उसने जैसे ही दाल निकालने के लिए भगोना खोला तो दाल के ऊपर ढेर सारे मक्खन को तैरता हुआ देखकर हैरान रह गया। ये इतना सारा मक्खन, लगता है माँ ने डाला होगा, पर वो इतना सारा मक्खन लाई कहां से? चलो बाद में पूछ लूंगा, फिलहाल खाना लेकर जाता हूं बाहर। नीरज खुशी खुशी वो ढेर सारे मक्खन वाली दाल मखनी और गर्मा गर्म रोटियां लेकर ग्राहक के पास गया, जिसे खाते ही ग्राहक का चेहरा खिल उठा। भाई वाह है, सच में मजा आ गया भाई। मैंने शहर से एक होटल की दाल मखनी खाई है, पर इतना मक्खन तो कोई भी नहीं डालता भाई, और तुम इतने कम दाम में इतना मक्खन डाल रहे हो, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। और ये भी कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दाल मखनी का स्वाद भी बहुत बढ़िया है। शुक्रिया साहब, मुझे खुशी है कि आपको मेरा खाना पसंद आया। ये बढ़िया है तो पसंद तो आनी ही है। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास और ग्राहक भेजता हूँ। मेरे साथ और भी लोग शहर से आए हैं, वो तालाब के पास जो फैक्ट्री का काम चल रहा है ना, हम सब उसी के सिलसिले में यहाँ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये दाल मखनी सभी को पसंद आएगी। हाँ, तुम तैयार रहो, मैं बस अभी भेजता हूँ उन्हें। और हाँ, उनके आने से पहले जरा दाम भी बढ़ा लो, स्वाद के हिसाब से खाने का दाम बहुत ही कम है यहाँ भैया। हाँ। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। जो कुछ हो रहा था, नीरज का उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने होश संभाला और फटाफट रसोई में जाकर काम में लग गया। ऐसा करता हूँ, फटाफट और रोटियां बना लेता हूँ, दाल तो शायद काफी होगी। नीरज ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में उसके ढाबे के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। नीरज ने फटाफट सभी को दाल मखनी के साथ गर्मा गर्म रोटियां परोसी और सभी ने बड़े ही चाव से खाना खाया। सारा दिन यही सब चलता रहा, बावजूद इसके कि नीरज ने दाल मखनी का दाम पहले से ज्यादा कर दिया था। लोगों ने भरपेट खाया और उसका दाम भी चुकाया। फिर शाम के वक्त लीला जब वापस आई तो ढाबे का हाल देखकर चौंक गई। अरे नीरज, इतने सारे बर्तन, और मैंने बाहर देखा तूने दाल मखनी का दाम बढ़ा दिया है। नीरज लीला को सारी बात बताता है। ये तो बड़े कमाल की बात है, पर बेटा दाल मखनी में मक्खन मैंने तो नहीं डाला, तो फिर वो आया कहां से? ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही माँ। खैर, ये सब बाद में सोचेंगे। अभी मुझे ये बता कि थोड़ी बहुत दाल बची है कि नहीं, वरना मैं जल्दी से कुछ और बना देती हूँ। बेचारी नीलम को भी तो भूख लगी होगी ना। मैं दाल का भगोना खोलकर देखता हूँ माँ, आज बहुत ग्राहक थे तो शायद ही दाल बची हो। नीरज ने दाल का भगोना खोलकर देखा तो एक बार फिर हैरान रह गया, क्योंकि दाल का भगोना दाल से पूरी तरह से भरा हुआ था। माँ, ये तो पूरा भरा हुआ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? ये तो चमत्कार है बेटा। अब जा, जल्दी से जाकर नीलम को बुला ला, मैं गरम रोटियां बना रही हूँ, तुम दोनों साथ बैठकर खा लेना। नीरज को बात कुछ कुछ तो समझ आ रही थी, लेकिन जब नीलम परी उसके कमरे में नहीं मिली तो उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी सीधी सादी दाल मखनी को जादुई दाल मखनी बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि नीलम ही थी, जो अब वापस परीलोक जा चुकी थी। नीरज, क्या हुआ बेटा? नीलम कहाँ है? वहीं जहां उसे होना चाहिए माँ। चलो हम मिलकर दाल मखनी खाते हैं
और सबको खिलाते हैं। अब ना तो नीरज को दाल मखनी बनाने के लिए कभी कोई लागत लगानी थी और ना ही हर रोज उसे खुद पकाना था, क्योंकि नीलम परी के जादू के असर से दाल मखनी का वो भगोना कभी खाली ही नहीं हुआ। उस जादुई दाल मखनी से नीरज ने न सिर्फ अच्छी कमाई करके अपने हालात बदले, बल्कि उसने न जाने कितने गरीबों का पेट भी मुफ्त में भरा। और ये देखकर सबसे ज्यादा खुश नीलम परी थी, जो परीलोक से हर वक्त बस नीरज को ही देखा करती थी। चंदनपुर गांव में किशन और मदन नाम के दो भाई रहते थे। किशन पैसे वाला था, जबकि मदन गरीब था। किशन एक ढाबा चलाता था। पहले मदन और किशन दोनों ही मिलकर ढाबा चलाते थे, पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो किशन ने मदन को अपने घर और काम से अलग कर दिया। मदन सीधा सादा था, इसलिए कुछ नहीं बोला। मदन ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटे से ठेले पर कढ़ी चावल बेचना शुरू कर दिया। गांव में किशन का ढाबा होने की वजह से मदन के कढ़ी चावल का ठेला ज्यादा नहीं चलता था। मदन दयालु स्वभाव का था। वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था। मदन की बेटी रूपा के पैर में चोट आ गई थी, जिस कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी और उसका इलाज शहर में ही हो सकता था, जिसके लिए मदन को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। पर मदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहता था। क्या करूं? शहर के डॉक्टर ने बोला है कि रूपा का इलाज जितनी जल्दी होगा पैर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। एक बार किशन भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दें। मदन अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। पागल हो रहा है क्या? 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, और फिर तू तो कड़ी चावल का ठेला लगाता है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो मुझसे मांगने के लिए आ गया? किशन अभी मदन पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति किशन के ढाबे पर आता है। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करे। लो, एक मांगने वाला पहले आया, दूसरा मांगने वाला बाद में आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ढाबे से फूटी कौड़ी तो क्या, एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से। मदन समझ गया था कि कहीं न कहीं किशन ये सब उसे ही सुना रहा है। वो निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भूखा ही वापस जा रहा था। तभी मदन उसे आवाज लगाता है। अरे बाबा रुको, पास ही में मेरा ठेला है, वहाँ पर चलो, मैं कुछ खिलाता हूँ। मैं अपना ठेला लेकर वापस घर ही जा रहा था। ये कड़ी चावल है, ये तुम खा लो और अपने घर भी लेते जाओ। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें जीवन की हर खुशी दे। कड़ी चावल को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और मदन को दुआएं देता हुआ चला जाता है। मदन के मन में रूपा को लेकर बहुत चिंता थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर मदन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन मदन जब कड़ी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहां से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। सभी महात्मा बहुत भूखे थे। वो आपस में बात करने लगे। बहुत भूख लगी है। हम साधुओं को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए साफ मना कर दिया। एक बार इस कड़ी चावल के ठेले वाले से पूछते हैं, शायद ये हमारी कोई मदद कर दे। हाँ, पूछ कर देख लेते हैं, नहीं तो भूखे ही मंदिर की ओर बढ़ जाएंगे। बेटा बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? हाँ महात्मा जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझ गरीब के ठेले के कड़ी चावल खाओगे। आप सब यहाँ बैठो, मैं आप सबके लिए कड़ी चावल की प्लेट बनाता हूँ। मदन सभी साधुओं के लिए बढ़िया तरीके से कड़ी चावल तैयार करता है। मदन के ठेले के कड़ी चावल खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं। तुम सचमुच बहुत दयालु हो, पर तुम कहीं ना कहीं किसी शंका में हो। हमें अपना दुख कहो। मदन उन साधुओं को अपनी परेशानी बताता है। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी सहायता से तुम जब भी कड़ी चावल बनाओगे तो वो दुगने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे तुम्हारी बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम आराम से अपनी बेटी रूपा का इलाज शहर में करवा सकते हो, पर तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। तुम्हें रोजाना अपने ठेले से 100 गरीब और लाचार लोगों को कड़ी चावल मुफ्त में खिलाने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उन साधु महात्माओं का दिया मंत्र पढ़कर उस दिन से मदन कढ़ी चावल बनाने लगा। मदन के कढ़ी चावल इतने स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के सभी गांव और शहर के लोग भी उसके पास कढ़ी चावल खाने के लिए आते थे। मदन 100 गरीबों को भी अपने ठेले से रोजाना मुफ्त में कढ़ी चावल बांटता था। धीरे धीरे मदन की बिक्री बढ़ गई। अब उसके पास लोग भी ज्यादा आने लगे थे, इसलिए उसने धीरे धीरे कढ़ी चावल की एक बड़ी दुकान खोल ली। मदन के पास इतने पैसे जुड़ गए थे जिससे उसने अपनी बेटी रूपा के पैर का इलाज भी करवा लिया और वो फिर से चलने और स्कूल जाने लगी। बापू देखो, मैं फिर से चल सकती हूँ। बापू, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं सचमुच अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ। उन साधु महात्माओं ने आपको वो मंत्र देकर हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। हाँ जानकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो साधु महात्मा तो कोई भगवान का रूप बनकर आए थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, बस मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। किशन को जब मदन की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। मदन को दूसरों की भलाई करने का फल मिल गया था और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। कहते हैं जो दूसरों का भला करता है, भगवान सदैव उनकी सहायता करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।